कोल्ड वॉर के बाद दुनिया कभी भी विश्व युद्ध के इतने करीब नहीं थी जितना कि अब है। यूक्रेन और रशिया के बीच चली आ रही ये वॉर पिछले 2-2.5 सालों से रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप बस इमेजिन करो कि अगर एक देश अपने नेबर पर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दे, क्या होगा अगर एक सुपर पावर जैसे रशिया अपने नए ओशनिक वेपन से यूक्रेन को टारगेट करे। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर की सिचुएशन अभी और ज्यादा सीरियस हो गई है। इसी हफ्ते यूक्रेन ने रशिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर दिया, जिसे यूएस और यूके ने यूक्रेन को दिया था। और उसके बाद अभी जो रशिया ने यूक्रेन पर IRBM फायर किया है, उससे ये कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो सकता है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी IRBMs का यूज एक डेंजरस स्टेप है, क्योंकि ये न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे रीजन और दुनिया के लिए सीरियस इंप्लीकेशंस रखते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये मिसाइल स्ट्राइक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और किस तरह ये ग्लोबल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है। अभी तक यूक्रेन को रशिया के टेरिटरी के अंदर डीप स्ट्राइक करने की अनुमति अमेरिका ने नहीं दी, और जो भी हथियार यूक्रेन को यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्रीज से मिल रहे थे वो सिर्फ डिफेंस के लिए ही दिए जा रहे थे। लेकिन अमेरिका में जब ये तय हो चुका कि अब ट्रम्प की सरकार आएगी, तो ऐसे में बिडेन ने यूक्रेन को अब परमिशन दे दी है। Joe Biden has authorized Ukraine to use American long-range missiles. Biden's decision to let Ukraine fire missiles deep into Russia. इससे पहले ट्रम्प ने कई बार अपने बयानों में कहा है कि वो आने के बाद सिर्फ 24 घंटे में ही वॉर को रुकवा देंगे, और चुनाव से पहले ट्रम्प इसी बात को लेकर जेलेंस्की से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बिडेन ऐसा नहीं चाहते और जाते जाते ट्रम्प के लिए और मुश्किल पैदा करना चाहते हैं। अब इन सब के बाद पुतिन का ये मानना है कि अब ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। वही यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल बनाने के लिए पुतिन ने पहल की है। उन्होंने ही पहले नॉर्थ कोरिया से ट्रूप मंगवाया, तो शुरुआत तो पुतिन ने की है। अब सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, जहां यूक्रेन ने यूएस और यूके से मिलकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज किए जो डायरेक्टली रशिया को टारगेट करते। यह डिसीजन यूक्रेन ने अपने डिफेंस के लिए लिया था, लेकिन इससे एक नई एस्केलेशन शुरू हो गई। रशिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल से उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली टारगेट किया जा सकता है। ये एक्शन एक तरह से उनकी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है, और इसी वजह से रशिया ने अपना रिटेलिएशन स्टार्ट किया। अब रशिया को लगने लगा है कि यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक छोटी सी रीजनल वॉर नहीं है, बल्कि नाटो की तरफ से डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गया है। रशिया के लिए ये नाटो की एक्सपेंशन का एक और सिग्नल था। रशिया ने हमेशा नाटो को अपना दुश्मन माना है। ये स्ट्राइक सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि रशिया के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। ये यूक्रेन के लिए एक वे था अपने एनिमी को वीकन करने का, लेकिन रशिया के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। अगर ये अटैक कंटिन्यूड होंगे तो रशिया को अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज दोबारा से सोचनी पड़ती, और वो अपने रिसोर्सेज को यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करने की बजाय अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने में लगा देती। यूक्रेन को जो नाटो से सपोर्ट मिल रहा था, उससे रशिया ने अपने रिस्पॉन्सेस और भी स्ट्रॉन्ग किया। रशिया ने IRBMs यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया। Russia has used an intercontinental ballistic missile for the first time. जिसे उन्होंने यूक्रेन को डायरेक्टली टारगेट किया। रशिया ने ये दिखाया कि अगर उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज किया गया तो वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इसके अलावा नाटो का इन्वॉल्वमेंट इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। नाटो जो पहले सिर्फ यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा था, अब ओपनली वेपन सप्लाई कर रहा है, जिससे रशिया के लिए ये एक वार्निंग हो गई है। रशिया का मिलिट्री डॉक्ट्राइन ये कहता है कि अगर उनके सर्वाइवल को थ्रेट है तो वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर नाटो, यूएस और यूके का सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा तो ये सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकती है, स्पेशली अगर रशिया अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को एंगेज करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पूरी दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनमें रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। इसके बाद यूएस का नंबर आता है, फिर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, यूके और इजराइल के पास भी
अच्छे खासे नंबर्स में न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। नॉर्थ कोरिया भी काफी तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ा रहा है और अब तो ईरान ने भी कह दिया है कि उसे सिर्फ 24 घंटे लगेंगे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। ये सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव हो गई है और हर डिसीजन जो लिया जा रहा है वो पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। रशिया, यूएस, यूके और नाटो सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के हिसाब से अपनी पॉलिसी डिसीजन लेते हैं और ये पॉलिसी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेशन को अफेक्ट कर सकती है। चलिए अब इन प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव और उनके डॉक्ट्राइन्स को एक्सप्लोर करते हैं। रशिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो रशिया ने रिसेंटली अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को बदला है, जिसके अनुसार रशिया का मिलिट्री डॉक्ट्राइन ये कहता है कि अगर उनके सर्वाइवल को थ्रेट महसूस होता है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने से भी नहीं कतराएंगे। रशिया को एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि नाटो की एक्सपेंशन और यूक्रेन को मिल रहा सपोर्ट उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। रशिया के ऑफिशियल्स ने कई बार वार्निंग दी थी कि अगर नाटो यूक्रेन को ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट देता है तो ये उनके लिए रेड लाइन क्रॉस करने जैसा हो सकता है। रशिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि अगर उनके डिफेंस फोर्सेस को ये लगने लगे कि उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है तो वो अपनी न्यूक्स को यूज कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी इसलिए सीरियस है क्योंकि रशिया की न्यूक्लियर आर्सेनल दुनिया की सबसे बड़ी आर्सेनल में से एक है। इनफैक्ट रशिया ने अपने न्यूक्लियर स्टडी को ऐसा डिजाइन किया है कि वो अगर कभी अपनी टेरिटरी डिफेंड करते हुए डेंजरस पोजीशन में आए तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को फर्स्ट स्ट्राइक के लिए कंसीडर कर सकते हैं और इससे पूरे रीजन में न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकती है। यूएस और नाटो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूएस और यूके के लिए यूक्रेन को सपोर्ट देना उनके लार्जर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का हिस्सा है। नाटो को लगता है कि रशिया का अग्रेशन यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है बल्कि ये पूरे यूरोप की सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है। नाटो का प्राइमरी गोल ये है वो रशिया को कंटेन कर सके और रशिया को ये मैसेज दे सके कि उनका एक्सपेंशन किसी भी प्राइस पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नाटो की स्ट्रेटेजी यह है कि वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और सपोर्ट से यूक्रेन को एम्पावर करे जिससे यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर सके। यूएस और यूके का सपोर्ट यूक्रेन के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसमें वो डायरेक्टली रशिया को चैलेंज कर रहे हैं। इनका बिलीफ है कि अगर वो यूक्रेन को मिलिट्री एड देकर रशिया को वीक करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये नाटो के लिए फायदेमंद होगा। नाटो की लीडरशिप को लगता है कि अगर वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो रशिया का अग्रेशन पूरे यूरोप को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि नाटो और यूएस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो भी है वो डेमोक्रेटिक है। उनको इंटरनल पॉलिटिक्स प्रेशर, पब्लिक ओपिनियन और स्ट्रेटेजिक गोल्स के बीच बैलेंस करना पड़ता है, जबकि रशिया और इनके अलाइज को ऐसा नहीं करना होता है। ये खुद डिसीजन ले सकते हैं। अभी जब बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने का ग्रीन सिग्नल दिया तो उन्होंने इस डिसीजन को अपने ग्लोबल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज के हिसाब से जस्टिफाई किया। यूएस का बिलीफ है कि रशिया को कंटेनमेंट करना और यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना इन ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अगर यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ यूक्रेन की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि उनके लिए ये वार सर्वाइवल का इशू है। यूक्रेन को अपने एग्जिस्टेंस को डिफेंड करना है और उन्हें लगता है कि अगर वो रशिया के अग्रेशन को रोकने में सक्सेसफुल होते हैं तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। यूक्रेन का स्ट्रेटेजिक गोल यह है कि वो अपनी टेरिटरी को रशिया के कंट्रोल से फ्री कर सके और अपने अलायंस के थ्रू ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट ले सके। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाया क्योंकि इन मिसाइल से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो रशिया के स्ट्रेटेजिक एसेट को टारगेट कर सके। ये मिसाइल्स यूक्रेन को एक ऐसे पोजीशन में ला रहे हैं जहां वो रशिया के डीप टेरिटरी में जाकर उनके मिलिट्री ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकते हैं। ये मिसाइल स्ट्राइक्स सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। यूक्रेन का ये एम है कि वो रशिया को ये दिखाए कि वो सिर्फ यूक्रेन की लैंड को डिफेंड नहीं कर रहे हैं बल्कि रशिया की पावर और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी टारगेट कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी अपनी आर्मी को बूस्ट करने के लिए भी है और उनको ये मैसेज देने के लिए है कि वो किसी भी मिलिट्री सपोर्ट के साथ अपने दुश्मन को हराने में कैपेबल है।
जब हम कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ रीजन तक लिमिटेड नहीं होंगे। नाटो का इन्वॉल्वमेंट और रशिया का काउंटर रिस्पॉन्स दुनिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से भी ये कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ये डिसाइड करना होगा कि वो किस साइड को सपोर्ट करते हैं। यूएस और यूके की सपोर्ट यूक्रेन के लिए क्लियर है, लेकिन बाकी कंट्रीज का रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर कंट्री अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजन लेती है। ये जो सिचुएशन है वो एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डिसीजंस का रिजल्ट है। हर एक्शन का एक काउंटर एक्शन होता है और हर डिसीजन को केयरफुली कंसीडर करना पड़ता है। अगर नाटो फर्दर एस्केलेट करता है तो रशिया का रिस्पॉन्स और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। अगर ये एक्सेलेरेशन कंटिन्यू होती है तो दुनिया को एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के एज पर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर इन सब बातों को कंक्लूड किया जाए तो ये सब फैक्टर्स और पर्सपेक्टिव देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी इशू बन गया है। अगर सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होकर रहेगा। रशिया के IRBM से हमले के बाद ये जो सिचुएशन है ये काफी क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुकी है। जब यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यूज करना शुरू किया और उन्होंने रशिया के डीप टेरिटरी को टारगेट किया तो ये एक वार्निंग सिग्नल बन गया था। लेकिन सबसे क्रूशियल मोमेंट तब आया जब रशिया ने अपनी तरफ से IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया और ये डायरेक्ट रिटेलिएशन था यूक्रेन के मिसाइल स्ट्राइक्स के अगेंस्ट। अब ये IRBM अटैक्स जो रशिया ने किए उनका इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल था। ये एक क्लियर वार्निंग था पूरी दुनिया के लिए कि अगर रशिया को ज्यादा प्रोवोक किया गया तो वो एस्केलेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। रशिया का मैसेज क्लियर है, अगर उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज किया जाएगा तो वो किसी भी एक्सट्रीम मेजर्स को अपनाने के लिए तैयार है और इसका मतलब हो सकता है एक न्यूक्लियर एस्केलेशन। ये मोमेंट सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। रशिया का IRBM यूज करना ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपने डिफेंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपने वेपन्स को एंगेज करने का सिग्नल दे दिया है। यूएस और नाटो को भी इस मोमेंट में ये रियलाइज हुआ कि रशिया ने अपनी रेड लाइन क्रॉस कर ली है। जब रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक्स किए उसके बाद यूएस और यूके को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को दोबारा बदलना पड़ा और अब ये क्लियर हो गया कि अगर ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू हुई तो रशिया अपनी फुल मिलिट्री पोटेंशियल्स को अनलीश कर सकते हैं। क्या नाटो और यूएस अपनी सपोर्ट को यूक्रेन से हटाएंगे या फिर रशिया को और ज्यादा प्रोवोक करेंगे? यह डिसीजन ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वॉर न्यूक्लियर लेवल तक पहुंचेगी तो इसका इम्पैक्ट हर नेशन पर होगा। रशिया ने अपनी फोर्स दिखा दी है और अब बारी यूएस और नाटो की है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करें। अगर वो यूक्रेन को ज्यादा सपोर्ट देंगे तो रशिया का रिएक्शन और ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। अगर वो सिचुएशन को डी एस्केलेट करते तो ये ग्लोबल पीस के लिए एक बेटर आउटकम हो सकता है। अब ये ग्लोबल लीडर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करेंगे या फिर डिप्लोमेसी और निगोशिएशंस के थ्रू इस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या रशिया का ये मिसाइल स्ट्राइक पूरी दुनिया को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के एज पर ले जा रहा है? क्या आपको लगता है कि नाटो को अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए? अपने थॉट्स हमें कमेंट में बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।